अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फार्मास्यूटिक्स का है, टैबलेट कोटिंग से रिलेटेड। कि टैबलेट कोटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। और हमने प्रीवियस लेक्चर में जिस तरह पढ़ा था कि बहुत सारी टैबलेट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के कोड्स के जरिए बनाई जा रही हैं और उनको मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू नीड और कंडीशंस। तो हम लोगों ने आज उनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तकरीबन ये लेक्चर काफी हद तक प्रीवियस लेक्चर से मिलता जुलता है, लेकिन क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट है हम लोग इसे रीड आउट करके अंडरस्टैंड करके फिर आगे चलते हैं। तो टैबलेट कोटिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी टैबलेट्स की, जो कि टैबलेट्स के डिफरेंट पैरामीटर्स को इनहेंस करती है। वो हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से टैबलेट जो है वो ज्यादा खूबसूरत, एलिगेंट, उसकी स्टेबिलिटी और उसका टेस्ट जो है या उसकी जो अपीयरेंस है वो बेहतर होती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टैबलेट कोटिंग क्यों की जाती है? टैबलेट कोटिंग करने के जो मेन मकसद है वो तीन है। फर्स्ट वन, फॉर द फार्मास्यूटिकल एलिगेंस बाय द इम्प्रूविंग देयर अपीयरेंस, टेस्ट एंड स्टेबिलिटी। यानी किसी भी ड्रग की अपीयरेंस, यानी कि उसको फिजिकली वो किस कलर की बनानी है, आपने उसमें क्या अट्रैक्शन रखनी है ताकि बच्चे, बूढ़े, जवान, हर तरह की कैटेगरी के लोग आसानी से उस टैबलेट को इनटेक कर सकें। सेकंड पॉइंट है टेस्ट। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है, जैसे कि पैनाडोल। पैनाडोल अगर एक सेकंड भी आपकी जुबान पे रुक जाए तो वो आपकी जुबान के टेस्ट को कड़वा कर देती है। तो बहुत ज्यादा जो कड़वा टेस्ट होता है उन तमाम प्रोडक्ट्स को हमें फिर कोटिंग करनी पड़ती है डिफरेंट केमिकल्स के जरिए, ताकि उसका जो कड़वा टेस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए या खत्म हो जाए। एंड द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी आपको एक एग्जांपल दी थी, एक ड्रग है, उसने कराची से लाहौर आना है। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग उसके साथ बहुत सारी जर्क्स लगेंगे, उसको बहुत सारा जो है प्रेशर उस पर अप्लाई होगा, जिसकी वजह से वो टैबलेट डैमेज हो सकती है। तो आपकी कोटिंग इस चीज से भी प्रिवेंट करती है कि आपकी जो मेडिसिन है उसकी स्टेबिलिटी रहे और वो किसी भी किस्म की डैमेज होने से या इस तरह का कोई भी पैरामीटर उसके ऊपर ना आए और वो डैमेज ना रहे और उसकी स्टेबिलिटी इनहेंस रहे, ताकि वो जब वो पेशेंट पास पहुंचे वो उतनी ही एलिगेंट और खूबसूरत हो ताकि पेशेंट उसे आसानी से इंटेक कर सके। सेकंड पॉइंट में ये चीज मेंशन की गई हुई है, प्रोटेक्शन। के प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि एयर एंड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस मॉइस्चर इन द एयर, यानी कि हवा में पानी का तनासुब। बहुत सारी ऐसी भी आपके पास मेडिसिन हैं कि अगर आप उन्हें ज्यादा एयर एक्सपोजर रखेंगे तो वो हवा के अंदर मौजूद नमी को अब्सॉर्ब करके फौरन डैमेज हो जाएंगी। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी ऑगमेंटन की। ऑगमेंटन की जो बोतल होती है उसमें सिलिका जेल एक छोटी सी थैली डाली जाती है। बहुत सारे आपके कपड़े हैं, बहुत सारे आपके शूज हैं, इंपोर्टेड शूज जो होते हैं उनके अंदर भी ये थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, तो इसलिए उनको भी जब सेफ रखा जाता है तो उनके अंदर सिलिका जेल डाल दी जाती है। सिलिका जेल बेसिकली वहां की एयर के अंदर मौजूद मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेती है और उस प्रोडक्ट को डैमेज नहीं होने देती। तो कोटिंग करने का एक और फायदा हमें ये मिलता है कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो एयर और ह्यूमिडिटी की वजह से डैमेज और डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो वो कोटिंग प्रोटेक्ट करती है आपकी टैबलेट को फॉर फॉर दिस टाइप ऑफ द डैमेजेस, तो दैट वो आपकी प्रोटेक्शन में रहेगी। एंड द थर्ड वन इज मार्क्स द टेस्ट ऑफ द ड्रग। अगेन ये बात पहले भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट उन्होंने की है। टेस्ट को इनहेंस करने के लिए, टेस्ट को बेहतर करने के लिए, ताकि पेशेंट आसानी से उसे इनटेक कर सके। मोस्ट रिसेंटली कोटिंग हैज बीन यूज्ड। अभी रिसेंटली बहुत सारा मेथड है जो कोटिंग के हो रहे हैं, लेकिन जो रिसेंटली कोटिंग मेथड्स है वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज द इंटेरो कोटेड। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये मेथड बताया था कि ये टेक्निक आजकल बड़ी फेमस समझी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो मल्टीपल ड्रग्स को इनटेक नहीं करना चाहते। यानी वो क्या करते हैं, वो सुबह ही आपकी कि आपको सुबह अपने एक दिन में 4 दफा मेडिसिन लेनी है, तो वो हम एक मेडिसिन ऐसी बनाएंगे जिसमें मेडिसिन होगी, उस पर एक सीपीएन की कोटिंग होगी। लास्ट टाइम मैंने ये बताया था। फिर उसके बाद सदीक साहब मैंने अलाउ कर दिया आपको। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास फिल्म कोटिंग आएगी। फिल्म कोटिंग हमारे पास एक और मेथड है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, शुगर कोटिंग बहुत कम टेबलेट्स पर की जाती है। पहला क्वेश्चन क्यों?
पहली बात तो ये है कि ये बहुत बल्की टैबलेट बनाती हैं। अभी आपने खुद पढ़ा है कि जब भी हम शुगर कोटिंग करेंगे, हमें सबसे पहले वाटर या सीलिंग कोट करना पड़ेगा, सेकंड वन सब कोट करने पड़ेंगे, थर्ड वन स्मूथिंग एंड राउंडिंग कोट करना पड़ेगा, फिनिशिंग एंड कलरिंग कोट करना पड़ेगा, एंड पॉलिशिंग। 5 डिफरेंट टाइप के आपके कोट्स हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग तो पहली बात बहुत बल्की हो जाएगी। सेकंड वन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दैट्स वाई शुगर कोटिंग ज्यादा फेमस नहीं है। शुरू शुरू में जब ये कोटिंग प्रोसीजर दुनिया में फर्स्ट टाइम आया था, तो ज्यादातर फिल्म कोटिंग थी या शुगर कोटिंग थी। इसके अलावा तीसरा मेथड कोई नहीं था। लेकिन शुगर कोटिंग का एक सबसे बड़े नुकसान ये हो रहे हैं कि ये तो आपकी टैबलेट को बल्कि यानी बहुत बड़ा और मोटा बना रहा है, जिसे इनटेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो आप ब्रूफेन को देखें जरा, ब्रूफेन हमेशा बड़ी सी बेजवी शक्ल की यानी कि ओवल शेप की आपकी काफी बल्कि टैबलेट होती है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग है। आजकल के टाइम के अंदर क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इतना टाइम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि शुगर कोटिंग पर पैसे भी ज्यादा लगते हैं। इन चीजों की वजह से फिर हम लोग जो है शुगर कोटिंग को थोड़ा कम प्रेफर कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने शुगर कोटिंग की बजाय फिल्म कोटिंग को ज्यादा प्रेफर किया है। फिल्म कोटिंग ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक थिन प्लास्टिक की या स्किन लेयर की तरह की एक लेयर होती है, जो कि पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, कार्बोवेक्सिस, सेलुलोज, पॉलीमर्स, इनकी ये 3 तरह के केमिकल हैं जो फिल्म कोटिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कार्बोवेक्स एंड द सेलुलोज पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स हैं, इनकी 3 तरह की आप लोगों से इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये इस्तेमाल की जाएंगी, इससे फिल्म कोटिंग होगी। फिल्म कोटिंग बहुत थिन और पतली होती है, और ये आपकी टैबलेट को कंप्रेस कर देती है। फिल्म कोटिंग की एक और बहुत अच्छी बात यह है कि मोर रेजिस्टेंट होती है, और ये इजीली आपकी डैमेज नहीं होती जिस तरह शुगर कोटिंग डैमेज हो जाती है। ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव होती है। इंटेरो कोटिंग के बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इंटेरो कोटिंग वो कोटिंग होती है, ऐसी मेडिसिन जो कि स्टमक में जाकर डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। बहुत बड़ी एग्जांपल है आपके पास डिस्परीन। डिस्परीन जब शुरू शुरू में इस्तेमाल की जाती थी, वो एंटीपायरेटिक थी। लेकिन जैसे जैसे उसका हमें पता चला ये खून को पतला भी करती है, तो हम लोगों ने फिर उससे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया एंटी प्लेटलेट के तौर पर। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि डिस्परीन का अगर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ये स्टमक अल्सर कर देती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कोटिंग कर दें, यानी इस तरह की कोटिंग करें कि ये ड्रग कभी भी स्टमक में ओपन ही ना हो। तो अब ये ड्रग के ऊपर जो कोटिंग होती है, इसे इंटेरोकोटेड कहते हैं। इंटेरोकोटेड वो कोटिंग होती है जो कि कभी भी ड्रग को स्टमक में ओपन नहीं होने देती। ड्रग ट्रेवल करके आपके इंटेस्टाइन में जाती है, और देन इंटेस्टाइन में जाके वो ओपन हो जाती है। ओपन होते ही वो अपना थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करती है और खून को पतला करती है। इस तरह आपको स्टमक अल्सर भी नहीं होता, और आपका खून भी पतला हो जाता है। तो लोप्रीन इज अ ब्रांड। इन टेरो कोटेड करने के लिए वो कौन कौन से केमिकल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, जिनको टेरो कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है? द फर्स्ट वन इज द सालिक्स एंड द सिलिका डेरिवेटिव्स, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पैथलेट, पॉलीविनाइल एसीटेट पैथलेट, एंड द सेलुलोज एसीटेट पैथलेट। ये वो केमिकल्स हैं जो इन टेरो कोटेड में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एयर सस्पेंशन एंड द कंप्रेस्ड कोटिंग, ये दोनों के दोनों तरह लिमिटेड इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने नहीं ख्याल मैंने कभी इसका अब ये मेथड फेमस होंगे। हॉट एयर बेसिकली सिंपल सी बात है, आपके पास एक कंटेनर में टैबलेट्स होंगी, उसके ऊपर आप हॉट एयर जो है वो पास आउट करेंगे। हॉट एयर बेसिकली वहां पे होगी, टैबलेट को मिक्स किया जाएगा हॉट एयर के साथ बार बार, और देन हॉट एयर उसके ऊपर एक पतली सी एक लेयर चढ़ा देगी, जिसे हम स्टीम लेयर्स भी कहते हैं, ठीक है। और वो अपने थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करेगी। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एयर सस्पेंशन के दौरान टैबलेट्स वेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वेट। वेट होने की वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल जो है वो उन टैबलेट्स पे करेंगे जो कि मॉइस्चर से कभी डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। तो ये चीज आपने ख्याल रखना है। उसके बाद है कंप्रेशन तो कोटिंग। कंप्रेशन कोटिंग हमेशा उन टैबलेट्स की जाती है जो कि मॉइस्चर से डैमेज हो जाती हैं, यानी कि ड्राई, या ये ड्राई कोटिंग है। इसके अंदर किसी भी किस्म का वाटर का इस्तेमाल नहीं होता। ये भी एक ग्रेन्यूल्स के ऊपर, ये बेसिकली ग्रेन्यूल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्रेन्यूल्स को ड्राई करके उनको उनके ऊपर कोट किए जाते हैं, ताकि आसानी से वो आपकी बॉडी के अंदर डिजोल्व हो सके। ग्रेन्यूल्स भी उन्हीं टैबलेट्स के बनाए जाते हैं, उन्हीं पाउडर्स के बनाए जाते हैं जिनका टेस्ट बहुत गंदा हो और जिनकी स्मेल बहुत बुरी हो, तो उसके ऊपर भी कंप्रेस्ड कोटिंग की जाती है ताकि उसकी स्मेल ट्रैप हो जाए।
और उसका टेस्ट ना पता चले, डायरेक्टली आप लोग उसे इनटेक करें और अपनी बॉडी का पार्ट बना लें। तो ये था तमाम का तमाम आपके कोटिंग का प्रोसीजर। इसके बाद कुछ और कोटिंग के भी मेथड्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है, इस बच्चे का नाम नहीं है मेंशन। ये बच्चा अपना नाम बताए कि इसका क्या नाम है, वरना अटेंडेंस नहीं मार्क होगी, क्योंकि इसने ये कुछ और लिखा हुआ है अपनी सारी की सारी चीज पर। डीप कोटिंग क्या होती है, चैट में मुझे टाइप करके बताएं बच्चे आपके नाम का। डीप कोटिंग क्या होती है, इसमें एक बास्केट के अंदर आप अपनी टैबलेट्स डालेंगे और टैबलेट्स को बास्केट की मदद से उस मटेरियल में डिप कर देंगे जिसकी कोटिंग करवानी है। सिंपल मेथड, जिस तरह बच्चे आप गुलाब जामुन या जलेबियां लेते हैं, जलेबियों को बाद में शीरे में डिप कर दिया जाता है, सेम लाइक दैट ये भी वैसा ही मेथड है। कोई फेमस नहीं है, कोई नहीं करता इसे। जेलेटिन कोटिंग भी होती है। जेलेटिन बेसिकली आजकल जेलेटिन कैप्सूल्स की शक्ल में अवेलेबल है। टैबलेट्स के ऊपर जेलेटिन कोटिंग कम की जाती है, ना होने के बराबर है, लेकिन कुछ टैबलेट है जिनके ऊपर जेलेटिन की कोटिंग की जाएगी, उन्हें जेल कैप्स कहेंगे। और ये इजीली स्वेल कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है कि हम जेलेटिन कैप्सूल इस्तेमाल करें। ये भी आजकल नहीं होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, इसके अंदर एक कंटेनर होता है, उसमें आपने जिस चीज की कोटिंग करनी होती है उसको डाला होता है। उसके एक तरफ आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड लगा देते हैं, एक तरफ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यानी कैथोड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आपकी टैबलेट के ऊपर कोटिंग होना शुरू हो जाती है। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिस तरह पीतल के जेवर के ऊपर सोने का पानी चढ़ता है, जिसे गोल्ड प्लेटेड या 1 ग्राम ज्वेलरी कहते हैं, ये सेम वैसा ही है, ठीक है। लेमिनेटेड कोटिंग, ये भी आपके पास एक ऐसा मेथड है, इसके अंदर भी कोटिंग्स की जा रही है मेडिकेटेड्स की। इन टेराकोटेड टैबलेट से ही मिलता जुलता प्रोसीजर होता है, ठीक है, लेमिनेटेड कोटिंग। बट ये जो 4 कोटिंग आपने इस पेज पे पढ़ी है, इससे मार्केट में बिल्कुल फेमस नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंडस्ट्री इसको कर रही है। इसके बाद हमारे पास एक नया और क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग जिसको पढ़ने, नया टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स द कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल जो होते हैं ये आर द सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म, अंडरलाइन करें, कैप्सूल इज अ सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है। ये यूनिट डोजेज फॉर्म है, रादर देन ये पूरे के पूरे बल्क में नहीं आते, यानी एक। तो कैप्सूल इज अ सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म इन विच अ मेडिकमेंट्स आर enclosed in a particular tasteless, hard and soft gelatin shells are intended for the oral use। ये डेफिनेशन है आपकी कैप्सूल की। इसमें कहा गया है कि कैप्सूल आपकी सिंगल यूनिट डोजेज फॉर्म है, जिसके अंदर किसी ना किसी मेडिकमेंट्स यानी कि मेडिसिन को फिलअप किया जाता है। कैप्सूल हमेशा टेस्टलेस होते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। ये हमेशा जेलेटिन से मिलकर बनते हैं और इसको हमेशा ओरली ही यूज किया जाता है। ज्यादातर जो आपके पास कैप्सूल के शेल्स हैं, ये जेलेटिन, शुगर और वाटर के कम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। जेलेटिन कहाँ से आती है? जितनी भी जानवरों की हड्डियां हैं, जितनी भी जानवरों की हड्डियां हैं इस दुनिया में, ठीक है, जब जब ये हम जानवर की कुर्बानी करते हैं तो उसकी हड्डियां वेस्ट नहीं होती। या हम बाजार से सिरी पाए लेने जाते हैं, तो उसकी हड्डियां वेस्ट नहीं होती, उसकी हड्डियों को इकट्ठा करके पिघला कर एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे जेलेटिन बनती है। और ये जेलेटिन कैप्सूल बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। टाइप्स ऑफ द कैप्सूल्स, हमारे पास 2 टाइप्स हैं कैप्सूल्स के। एक है सॉफ्ट जेलेटिन और एक है हार्ड जेलेटिन। हार्ड जेलेटिन हम पहले पढ़ेंगे कैप्सूल जो है। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है, इनके शेल्स काफी हार्ड होते हैं, जैसे कि आप मार्केट में मेजोरिटी मेडिसिन के कैप्सूल्स हैं, जैसे राइजिक के कैप्सूल्स हैं, और आपके पास फ्री फॉलविट कैप्सूल में आती है, मल्टीविटामिन है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और बेतहाशा कैप्सूल्स हैं, अमोक्सल का कैप्सूल है। ऑल ऑफ दीज आर द हार्ड कैप्सूल्स। हार्ड कैप्सूल जो होते हैं, इनके अंदर मेडिसिन को फिलअप किया जाता है, ठीक है। और अगेन वो बात है कि ये जो जेलेटिन्स होते हैं, ये आपके शुगर, वाटर और जेलेटिन के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। चलें जी, हार्ड कैप्सूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हार्ड कैप्सूल्स के 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, एक रेड कलर का पार्ट है और एक आपके व्हाइट कलर का पार्ट है। हर एक इंडस्ट्री का, हर एक कंपनी का, हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अपना प्रोसीजर है कि वो किस तरह की कलरिंग करते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर, पहली चीज।
जब इस दुनिया में कोई भी ड्रग फाइनलाइज होती है थ्रू द हेल्थ इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात की जाए, इस्लामाबाद में हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अगर मैंने एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाई है तो मैंने उनसे परमिशन लेनी है कि मैंने ये राइजिक कैप्सूल बनाने, राइजिक मीन ओमेप्राजोल, ओमेप्राजोल मीन स्टमक की मेडिसिन जो होती है वो बने, मैंने उसके कैप्सूल बनाने हैं। तो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने इसका कलर क्या रखना है, इसकी मेडिसिन का क्या कलर होगा, ग्रेन्यूल्स होगी, पाउडर्स होगी, क्या होगी, कैप्सूल का कलर कौन कौन से होंगे, फिर पैकिंग कैसी होगी, पैकिंग के ऊपर क्या लिखूंगा, उसका क्या कलर होगा, डिब्बी का क्या कलर होगा, डिब्बी का, डिब्बी पे जो राइटिंग होगी उसका क्या कलर होगा, डिब्बी का डिजाइन क्या होगा, डिब्बी पे क्या लिखा जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज इंडस्ट्री को बतानी पड़ेगी, उस सॉरी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अगर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको प्रूव कर देती है तो इट्स मीन वो ड्रग मार्केट में आप अपनी सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी रीजन की वजह से वो जो ड्रग है किसी और इंडस्ट्री के साथ मैच करती हुई, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने बनाई और वो गेट्स फार्मा भी तकरीबन उससे मिलती जुलती बना रही है, तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी मेरी केस को रिजेक्ट कर देंगे। वो कहेंगे ऑलरेडी इसी तरह की मिलती जुलती ड्रग जो है डिजाइनिंग वाइज कलर वाइज मार्केट में अवेलेबल है, आप तो उनकी कॉपी कर रहे हो, तो कॉपी अलाउ नहीं होगी, आप उसको अल्टरनेट करें, किसी और डिजाइन में बनाए। जिस तरह लोगों ने नाम रखे होते हैं जी ओल्ड अल्फा अकेडमी, एक बंदा न्यू अल्फा अकेडमी रख देता है, तो न्यू का वर्ड की वजह से वो टोटल चेंज हो जाता है। तो इस तरह इंडस्ट्रीज में भी ये चीजें होती हैं, तो हर एक इंडस्ट्री का अपना रूल है कि वो किस तरह की कलरिंग करेगा या किस तरह की चीजें करेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो अब आपके पास जैसे कि डायग्राम में भी दिखाया कैप है, इसकी लेंथ हमेशा छोटी होती है, तो ये रेड कलर का जो ये कैप है, जो इसके अंदर बॉडी होती है ना इसकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, फिर ही तो कैप उसके ऊपर फिट आएगा। ठीक है, उन्होंने मेंशन भी किया कि जो ड्रग होती है वो हमेशा बॉडी में फिलअप की जाती है, बॉडी का जितना वेट होता है, बॉडी की जितनी लेंथ होती है उतनी लेंथ पे उसके अंदर ड्रग को फिलअप किया जाता है, देन कैप के साथ उसे ऊपर से बंद कर दिया जाता है। मेजोरिटी कहा जाता है कि जो जेलेटिन कैप्सूल की लेंथ होती है वो 8 साइज होती है, कितनी होती है, 8 एमसीक्यूज है। अब हम सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स की बात करते हैं, तो सॉफ्ट जेलेटिन जो कैप्सूल्स होते हैं वो आपके पास जो है ये इसमें कैप और बॉडी नहीं होती, ये हमेशा आपके पास ग्लाइसरीन, सॉर्बिटोल या प्रोपाइलीन ग्लाइकोल इन केमिकल से बनाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर के होते हैं। सॉफ्ट जेलाटीन या तो ओवल शेप के होंगे, ट्यूब शेप के होंगे, राउंड शेप के होंगे, और इसके अंदर मेजोरिटी लिक्विड्स फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं लाइक वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, मल्टी वाइटामिन, मछली का ऑयल, फिश लीवर ऑयल, उनको फिलअप किया जाता है। ये बाय द प्रोसेस ऑफ सीलिंग बनाए जाते हैं, इनका कोई हेड एंड यानी कैप और बॉडी नहीं होती, ये जैसे डायग्राम में शो है इसी तरह के होते हैं। इम्यून कैप्सूल सबने देखे हुए हैं, वो इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि आपके पास ट्यूब शेप में आते हैं। आप उसे एक साइड से काटें और उसके अंदर जो लिक्विड है उसे निकाल लें, इस्तेमाल कर लें, वरना अदरवाइज ये जेलेटिन के ही बने होते हैं, और ये हमारी बॉडी में जाके ये इनके जो कैप्सूल्स होते हैं ऊपर वाले वो डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं। जब वो डिजोल्व होते हैं अंदर से जो मेडिसिन है वो बाहर रिलीज हो जाती है, जब वो रिलीज होती है साथ ही हमारी बॉडी में थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द कैप्सूल्स क्या है, कैप्सूल्स को इस्तेमाल करने के या कैप्सूल डोजेज फॉर्म बनाने के हमें क्यों एडवांटेजेस मिले। द फर्स्ट वन इज कि कैप्सूल जो होते हैं ये आपके सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड ड्रग्स, हर तरह की ड्रग को डिस्पेंस करने के लिहाज से अच्छे हैं। ठीक है, इजी सॉलिड है, इन्हें निगलना बहुत आसान है। ऐसी ड्रग जो कि टेस्टलेस है या ऑर्डरलेस है, जिनकी स्मेल नहीं अच्छी, जिनका टेस्ट नहीं अच्छा, जो इरिटेट करते हैं, उस लिहाज से तो ये बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप इन्हें आसानी से निगल सकते हैं और आपको ना तो उस ड्रग का टेस्ट का पता चलेगा ना उसकी स्मेल आपको इरिटेट करेगी। कैप्सूल को बनाना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी टाइम कंज्यूमिंग है, पैसे ज्यादा लगते हैं, ज्यादा मशीनें खरीदनी पड़ती हैं। लेकिन जो आपके ये हैं कैप्सूल्स, ये आसान है, इन्हें बस बनाना आसान है। इसके लिए एक आधी मशीन ही, कैप्सूल पंचिंग मशीन चाहिए होती है, बकाया सारा काम आप खुद हाथों से कर लेते हैं। कैप्सूल हमेशा उन ड्रग्स, कलर्ड कैप्सूल्स की एक बेनिफिशियल ये है कि ये आपकी ड्रग को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप ड्रग
वो कैप्सूल कलर्ड में होगा तो समझ आए कि इसके अंदर वो ड्रग है जो लाइट सेंसिटिव है, जो लाइट से डैमेज हो सकती है, तो उसको हम कलर्ड कैप्सूल्स में बना के प्रोटेक्ट कर लेते हैं। इसे हैंडल करना आसान है, इसे कैरी करना आसान है, इससे पेशेंट कन्वीनियंस ही अच्छी होती है, इजीली वो इसे इनटेक कर लेता है, और पेशेंट की लाइबिलिटी बहुत अच्छी है कैप्सूल से रिलेटेड। डिसएडवांटेजेस क्या है? वो तमाम प्रिपरेशंस जो कि एक्वस या अल्कोहलिक नेचर की होती हैं, उनको आप कभी भी कैप्सूल के अंदर फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कोहल और पानी जो है वो कैप्सूल के साथ रिएक्ट करती है और कैप्सूल को सॉफ्ट कर देती है, जिससे ड्रग टाइम से पहले रिलीज होकर डैमेज हो जाएगी। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो पानी अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं एनवायरनमेंट से, उनको भी आप कैप्सूल में प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगेन वही बात है, वो अगर अब्सॉर्ब करेंगे इन्वायरमेंट से मॉइस्चर, तो कैप्सूल का शेल ब्रिटर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा और वो फट जाएगा, जिससे ड्रग जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। सदीक साहब, सदीक रिकॉर्ड। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है इसका नाम है स्पोस्ट्रीज, सॉरी थर्ड टॉपिक है हमारा स्पोस्ट्रीज का। स्पोस्ट्रीज आर ऑल्सो अ सॉलिड डोजेज फॉर्म और फॉर द मेडिकमेंट्स, यानी कि ये भी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसमें कोई ना कोई मेडिसिन को एडअप किया जाता है, इंटेंडेड फॉर द इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी देन अदर देन टू द माउथ। स्पोस्ट्रीज एक ऐसी आपके पास सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसको आप ओरल कैविटी से इंटेंट यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओरल कैविटी के अलावा कोई भी ऐसी कैविटी जिससे ड्रग या मेडिसिन को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको हम लोग स्पोस्ट्रीज कहते हैं। स्पोस्ट्रीज में बी आर रेक्टल, विजाइना, यूरिथ्रा, यानी कि आप विजाइना के थ्रू अगर किसी मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, यूरिथ्रा के जरिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, या रेक्टम के जरिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इन योर बॉडी, तो दिस टाइप ऑफ द डोजेज फॉर्म इज कॉल्ड स्पोस्ट्रीज। स्पोस्ट्रीज कभी भी ओरल कैविटी के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है जैसे ही आप स्पोस्ट्रीज को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे थ्रू द विजाइना, यूरिथ्रा या फिर रेक्टम, ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर उसको सॉफ्ट करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पोस्ट्रीज को, फिर मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद वहां से ड्रग को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आपको लोकल या सिस्टेमिक एक्शंस या थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स मिलेंगे। स्पोस्ट्रीज की बहुत सारी शेप, साइज और वेट्स हैं। ये अकॉर्डिंग टू मेल या फीमेल, अकॉर्डिंग टू विजाइना, यूरिथ्रा और रेक्टम के अकॉर्डिंग बनाई गई हुई हैं। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? पहली चीज ये है कि बहुत कन्वीनियंट है इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाना उन ड्रग्स के लिए जो ड्रग जीआईटी की वजह से डैमेज हो रही हैं या डिस्ट्रॉय हो रही हैं। ऐसी ड्रग्स जिन्हें ओरल कैविटी से दिया जाए और स्टमक उन्हें डैमेज कर दे, तो उन ड्रग्स को फिर हमने स्पोस्ट्रीज की शक्ल में प्रिपेयर किया था। ये ऐसी ड्रग्स जिनके इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होना शुरू हो जाए, आपकी स्टमक की चेंज हो जाए, हम ड्रग्स को फिर जीआईटी रूट से नहीं दिया जाता, उन्हें फिर स्पोस्ट्रीज की मदद से आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। बहुत सारे छोटे बच्चे या बूढ़े लोग या अनकॉन्शियस पेशेंट्स, उनको ओरल रूट से अगर आप ड्रग नहीं दे सकते तो देन आप ये वाली रूट्स को प्रेफर करते हैं। स्पोस्ट्रेस लोकल एक्शंस भी रखती है, यानी कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो अनीमा करें तो उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाती है। दे आल्सो कंसीडर अंडर द स्पोस्ट्रेस। वजाइना में कोई इन्फेक्शन एंटीबैक्टीरियल, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम लोग स्पोस्ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने विजाइना का या यूरिथ्रा का कोई ट्रीटमेंट करना है, रेक्टम का ट्रीटमेंट करना था। एनाजेसिक के तौर पे भी, अगर रेक्टम में, विजाइना, यूरिथ्रा में बहुत दर्द हो रही है तो वहां पर भी ये यूज की जा सकती हैं लोकल इफेक्ट्स के तौर पर। सिस्टेमिक इफेक्ट इसके थोड़े कम होते हैं क्योंकि ये लोकल अपना इफेक्ट ज्यादा देती हैं, बट सम टाइम ब्लड में अगर ज्यादा अब्सॉर्ब हो जाए तो फिर इसके सिस्टेमिक इफेक्ट्स भी हमें मिलना शुरू हो सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोस्ट्रीज है कि अगर हम रेक्टम की स्पोस्ट्री यूज करते हैं, वेजाइनल यूज करते हैं, यूरिथ्रल यूज करते हैं, नेजल यूज करते हैं या फिर एयर यूज करते हैं,
तो फिर उनकी क्या शेप, क्या साइज होगा, वो किस तरह की होगी, कितना वेट होगा, ताकि उसे इस्तेमाल करने में हमें आसानी हो। रेक्टम पोस्ट्रीज जो होती हैं वो ज्यादातर जो है आपके पास दोनों साइड से, वो आपके पास शेप वाइज होगी, यानी उसके दोनों एंड्स जो है वो आपके पास जो है ट्रैप्ड एंड्स होंगे, जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है। इनका जो वेट होगा वो 32 मिलीमीटर इन लेंथ में होंगे, सॉरी लेंथ पहले है। वेट अडल्ट के लिए 2 ग्राम की आपकी रेक्टल स्पोस्ट्रीज होंगी, और फीमेल के लिए, या सॉरी बच्चों के लिए 1 ग्राम की होगी, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, अडल्ट में काउंट होगा। फीमेल बच्ची हो बच्चा हो तो उसके लिए 1 ग्राम रहेगा। विजाइनल स्पोस्ट्रीज, ठीक है। विजाइनल स्पोस्ट्रीज या तो ओवल शेप की होगी, रॉड शेप की होगी, या कॉन शेप की होगी। डिपेंड करता है कि शेप में मार्केट में अवेलेबल है। इसका साइज हमेशा जो है वो आपकी रेक्टम स्पोस्ट्रीज से ज्यादा होगा। वेट अडल्ट फीमेल के लिए 5 ग्राम होगा, ठीक है। बच्चों के लिए वेरिएशंस आती हैं। यूरिथ्रल अगर स्पोस्ट्रीज आपने यूज करनी है तो ये हमेशा लॉन्ग, थिन और पेंसिल शेप्ड होगी, यानी बहुत पतली होगी, लंबी होगी और पेंसिल की तरह बनी होगी। मेल अगर इसमें देखा जाए साइज, मेल के अंदर यूरिथ्रल जो है उसका डायमीटर 3 to 6 होगा, ठीक है। अगर आप बात करते हैं लेंथ की, तो मेल के अंदर इसकी लेंथ 140 mm होगी। फीमेल की बात करते हैं तो 70 mm लेंथ होगी। और वेट अगर देखो, फीमेल में वेट 2 ग्राम होगा, मेल में वेट देखा जाए तो 4 ग्राम होगा। ये सब आपने याद करना है, ये सब चीजें ऑब्जेक्टिव में आएंगी। नेजल स्पोस्ट्रीज, नेजल स्पोस्ट्रीज तो मार्केट में नहीं है, मैंने कभी जिंदगी में नेजल और ईयर स्पोस्ट्रीज नहीं देखी हुई। बट अगर कभी होंगी या हुई थी तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी यूरिथ्रल की तरह ही थी, यानी कि पतली लंबी और पेंसिल शेप में। साइज इसका 32 जो था था लेंथ में, और 1 ग्राम वेट था, चाहे मेल और फीमेल और दोनों के लिए सेम थी। जो ईयर्स पोस्ट्रीज है ये भी एग्जैक्ट वैसी थी, पतली लंबी और पेंसिल शेप में थी। और साइज इसका 32 mm था, जो कि एग्जैक्ट आपका नेजल के साथ था। वेट भी इतना ही होगा, 1 ग्राम तक ही होगा इसका, ठीक है। आगे उसी चीज को उन्होंने चार्ट की शक्ल में बना दिया हुआ है, आप वहां से याद कर लो या चार्ट की शक्ल में याद कर लो, आपकी अपनी मर्जी होगी, कोई इसमें प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं होता। स्पोस्ट्रीज बेसिस, वो कौन सी बेसिस है या कौन कौन सी चीजें हैं जो स्पोस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है। हम लोग स्पोस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। और स्पोस्ट्रीज जब बेस जो है वो बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करती है किसी भी स्पोस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग ना हुई तो ये याद रखिएगा, स्पोस्ट्रीज कभी भी रूम टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर पे जाके मेल्ट नहीं होंगी। जब वो मेल्ट नहीं होंगी तो वो कभी भी अपनी ड्रग रिलीज नहीं करेंगी, और अगर ड्रग रिलीज नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली किसी भी किस्म का कोई भी थेरेप्यूटिकल इफेक्ट नहीं आएगा। दे रिमेन द सॉलिड, याद रखिएगा जो बेस होती है वो सॉलिड होनी चाहिए एट द रूम टेम्परेचर। और जब वो किसी बॉडी में आती है तब उसे मेल्ट होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाए, रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड रहे ताकि वो ड्रग को रिलीज कर सके। बहुत सारी आप 3 बेसिस हैं जो ज्यादातर फेमस चल रही है, जिनके नाम है आपका कोको बटर, थियोब्रोमा ऑयल, ये उसका नाम है, glycerol-gelatin bases and polyethylene glycol. These 3 types of the bases which are mostly used in the spostris preparations. So you must be remember in your fingertips. फैटी या ओलिजिनियसिस बेसिस जिसका है कोको बटर, इसकी एग्जांपल आएगी। और कोको बटर का जो नाम था वो आपका है थियोब्रोमो कोको, ठीक है, या कोका। ये बेसिकली फैट ऑब्टेन्ड है, इसे रोस्टेड सीड्स यानी कि थियोब्रोमा कोका, ये बीज, ये सीड्स हैं, इनको रोस्टेड यानी कि इनको मेल्ट करके इसे बनाया जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 30 से 35 सेंटीग्रेड है। जैसे ही ये बॉडी टेम्परेचर पर आती है ये फौरन मेल्ट होती है और अपनी ड्रग को रिलीज कर देती है। दिस टाइप ऑफ द स्पोस्ट्री बेस इज द बेस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रेक्टल स्पोस्ट्रीज। अगर आपने रेक्टल स्पोस्ट्रीज बनानी है तो हमेशा आप लोगों ने कोका बटर या फिर थियोब्रोमो कोका इसी को ही इस्तेमाल करना है।
ये रेक्टल स्पोस्ट्रीज के लिए आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन ये विजाइनल, यूरिथ्रल, नेजल, ईयर इन सब के लिए सूटेबल नहीं है। तो आप इनको उन पोर्शंस की स्पोस्ट्रीज बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मेंशन कर दिया गया है। वाटर मिसिबल बेसिस में हमारे पास दो आती हैं, एक है ग्लाइसरोचैलेटिन बेसिस। ये आपका मिक्सचर है ग्लिसरीन प्लस वाटर, इन दोनों को मिक्स करके ये वाली आपकी बनाई जाती है, ठीक है, स्पोस्ट्रीज। ये हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है। ये आस्ता आस्ता आपकी बॉडी में रिलीज होकर आपकी बॉडी में मेल्ट होकर थेराप्यूटिकल इफेक्ट को, ड्रग्स को रिलीज करेगी। ये स्पोस्ट्रीज जो होती है ये विजाइनल स्पोस्ट्रीज होती है। इसका मतलब है विजाइनल स्पोस्ट्रीज के लिए आपको हमेशा ग्लाइसिरोजेलेटिन बेसिस का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन्हीं के इस्तेमाल से आप विजाइनल स्पोस्ट्रीज बनाएंगे, क्योंकि विजाइना में वाटर क्वांटिटीज कंटेंट्स और फैट कंटेंट दोनों के मिक्सचर से वो बनती है। फिर आपके पास जो थर्ड बेस है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्ट कॉमनली इज अ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये पॉलीमर्स हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के ऑक्साइड्स और वाटर के मिक्सर, यानी कि इथाइलिन ऑक्साइड्स एंड वाटर को आपस में मिक्स किया जाएगा। मिक्स करने के बाद इनके पॉलीमर्स बनेंगे। उन पॉलीमर्स को आप लोग मोस्ट कॉमनली कहते हैं कार्बोवैक्सिस। और ये भी आपके बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं और अपनी ड्रग को रिलीज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने जब भी रेक्टल की स्पोस्ट्रीज बनानी है तो आपको कोका बटर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। विजाइनल बनानी है तो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी ग्लाइसरो जेलेटिन बेसिस। और जब यूरिथ्रा की करनी पड़ेगी तो यूरिथ्रा के लिए आपको पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। आज के जो तीन टॉपिक्स थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो थ्री टॉपिक्स थे हमारे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने कोटिंग ऑफ द टैबलेट्स प्रोसीजर्स पढ़े, फिर उसके बाद हम लोगों ने कैप्सूल्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने स्पोस्ट्रीज पढ़ी। इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ताकि फिर इसके बाद हम लोग फर्दर अपनी अगली बुक की तरफ मूव करेंगे। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पोस्ट्रीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा स्टार्ट से। बच्चे स्पोस्ट्रिस बेसिकली एक ऐसी मेडिसिन है, वो जी तमाम ड्रग्स, वो तमाम केमिकल्स जो कि ओरल कैविटी से हम नहीं ले सकते, यानी कि हमारा स्टमक उन्हें इजाजत ही नहीं देता कि वो कभी हमारे जिस्म का हिस्सा बने। हमें उनको लेते ही उल्टी आ जाएगी, दिल खराब होना शुरू हो जाएगा, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, मैदे में दर्द होना शुरू हो जाएगी, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन ड्रग्स को फिर हम एक स्पोस्ट्रीज की शक्ल में तैयार करते हैं। अब स्पोस्ट्रीज बेसिकली उन मेडिसिन को कहा जाता है जो कि रेक्टम, विजाइना, यूरिथ्रा, इनकी मदद से हमारे जिस्म में इंसर्ट करें और ये जाकर हमारी बॉडी में थेराप्यूटिकल इफेक्ट जनरेट करें। ज्यादातर स्पोस्ट्रीज का इस्तेमाल ही लोकल इफेक्ट के लिए किया जाता है, यानी कि अगर किसी को रेक्टम में इन्फेक्शन है, रेक्टम में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, या उसके अलावा उसको जख्म बन गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है, विजाइना में इशू है, यूरिथ्रा में इशू है, देन हम लोग उस लोकल एरिया को ट्रीट करने के लिए स्पोस्ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में मिलती हैं बच्चों को। छोटे बच्चों को जब वो खाना नहीं आता तो उसके लिए ग्लिसरीन की स्पोस्ट्रीज होती है, हम उसे बोलते हैं नीमा स्टिक्स बोलते हैं, लेकिन बेसिकली वो होती है स्पोस्ट्रीज ही है। तो आप लोग बच्चे की वो जो है रेक्टम में इंसर्ट करते हैं, देन ऑटोमेटिकली उसको वहां से जो है वो खाना आ जाता है, उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो जाती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करने के लिए वैसे हमने उसे नाम दे दिया नीमा का, लेकिन मेजर क्लास स्पोस्ट्रीज ही काउंट होती है। तो ये बेसिकली इन विजाइनल इन्फेक्शन, यूरिथ्रा इन्फेक्शन और रेक्टम इन्फेक्शन या कोई और प्रॉब्लम है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। जो एक्सटर्नली जो यूज करते हैं वो पोस्ट्रीज में होंगी। जी जी, इंटरनल यूज में जो करते हैं वो स्पोस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। ठीक हो अब गया अच्छा सर। एक बच्चे, अच्छा ठीक है, देखिए कुर्बान अली ने सवाल पूछा, सर
Are nasal sprays also suppositories? No बच्चे, कुर्बान का क्वेश्चन है कि क्या नेजल स्प्रेज भी suppositories होती है? नो, नेजल स्प्रे तो आप एक स्प्रे कर रहे हो, आप एरोसोल, नेजल स्प्रे कंसीडर अंडर द एरोसोल्स, उन्हें एरोसोल्स में कंसीडर करते हैं। दीज आर द नॉट suppositories। suppositories कंफर्म वो आपकी सॉलिड फॉर्म में होंगी, और वो ग्लिसरीन टाइप इस तरह की नेचर की होंगी, सॉफ्ट होंगी, ऑयली नेचर की होंगी। सॉलिड तो होंगी, बट जैसे ही हम उसे इंसर्ट करेंगे वो मेल्ट आउट होगी और फौरन मेडिसिन रिलीज करेंगी, तो वो कभी भी आप उसे नहीं कंसीडर कर सकते। यानी सर सपोजिटरी वही है जो डायरेक्टली इंक्लूडेड होंगे अंदर, ट्रैक्ट के अंदर जाएं, जी बिल्कुल बिल्कुल, वजाइनल 100%। ट्रैक्ट हो या। ठीक ठीक हो। है, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। जी शाहिद साहब, शाहिद अली, कुछ पूछना है अपने बच्चे? नहीं सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। किसी और बच्चे को, कोई सदीक साहब, कोई सवाल आपका? राना साहब आपका, रहमान, फिजा, एहसान, और सलीम साहब, सरवत सलीम साहब, आमिर साहब, एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो सर। ओके, रहमान ने कोई मैसेज किया, क्लियर, ओके थैंक, मेरे रहमान ने भी क्या क्लियर है। चलिए सदीक साहब,